एनीवे, विशुद्ध चक्र के बारे में बात कर रहे थे। किसी भी काम करने को तरह तरह के सहारे की जरूरत होती है। विशुद्ध चक्र के लिए भी जब हमने सांस भरी हुई होती है और जब पूरी तरह सांस खाली भी की होती है, तो हमको उसको वहां पे ब्लॉक कर देना होता है। ये जो ब्लॉकेज है, इनको बंद कहते हैं। जब हम स्वादिष्ठान और मणिपुर पे काम कर रहे थे तो हमने उद्यान बंद पे काम किया था, जिसमें आप सांस छोड़ते जाते हैं और पूरा पेट को अंदर खींच के वहीं रोक लेते हैं। और उस पोजीशन में फिर हमने अग्निसार के बारे में भी बात की थी, नौली के बारे में भी बात की थी। इसी तरह से गले के चक्र को करने के लिए क्या किया जाता है कि जब आप पूरी सांस भर लेते हैं पूरा, तो आप गले को नीचे लगा के थोड़ी देर बैठे रहते हैं ताकि वो सांस निकलने ना पाए। इसको जालंधर बंद कहते हैं। इसका पंजाब के शहर से ताल्लुक नहीं है, बल्कि पंजाब के शहर का नाम उन ऋषि जालंधर के नाम पे पड़ा है जिन्होंने इसको बनाया। तो ये जो बंद हैं, ये बहुत से होते हैं और वैसे तो इसको कर लेने से भी इसमें फायदा होता है, लेकिन अब हमको उनको पूरे को इकट्ठे समझना है। पहले दिन ही हम सारों को समझ इकट्ठा समझना चाहें तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब हमको इनको इकट्ठे समझना है। वो ये है कि जब भी आप पूरा सांस भर लें तो क्या किया जाता है कि पूरा सांस भरने के बाद सबसे पहले तो आप अश्वनी मुद्रा करते हैं, एनल मसल्स को अंदर खींचते हैं। उसको कहते हैं मूल बंध, क्योंकि मूलाधार से जुड़ा हुआ है। उसको मूल बंध कहते हैं। पहले जी भर के सांस भरनी, फिर मूल बंध लगा दिया जाता है और पेट को तो आपने जहां रोका हुआ है वही, और फिर गले को भी नीचे कर लेते हैं। इसी तरह से जब आप पूरी सांस खाली करते हैं तब भी किया जाता है। पूरी सांस निकालते जाइए, तो अब आपका पेट अंदर हो जाएगा तो क्या लग जाएगा? उद्यान बंद, जो पूरा पेट अंदर खिंचा हुआ है। उसके बाद आपने एनल मसल्स को अंदर खींच लिया, साथ में मूल बंद भी लग गया, और उसके बाद आपने गले को भी नीचे कर लिया तो आपका जालंधर बंद भी लग गया। जब ये तीनों लग जाते हैं, सबसे पहले उद्यान बंद, फिर मूल बंद और फिर जालंधर बंद, उसको कहते हैं महाबंद। अब आपका टोटल लॉकिंग हो गई है। उतनी देर के लिए ना आपके अंदर एयर जा रही है ना बाहर आ रही है। जो एयर चली गई, अगर आप इसको पूरा पेट भर के कर रहे हैं तो उसको कुंभक कहते हैं। कुंभ घड़े को कहते हैं। उस वक्त क्या होगा कि आपका पेट घड़े जैसा बना हुआ होगा। पूरी सांस आपने अंदर रोक ली है और पेट घड़े जैसा हो गया है। और जब आप इसको छोड़ के महाबंध लगाते हैं तो उसको रेचक कहते हैं, तो सब निकल गया। पूरी सांस खाली करके तीनों बंद अगर आप लगा लेते हैं तो आपने अपने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लिया, सब कुछ बाहर निकाल दिया। और जब आपने पूरा भर के किया और तीनों बंद लगा दिए तो फिर उसको कुंभक कहते हैं। ये हम क्यों करते हैं? एक तो जब आप महाबंध लगा लेते हैं तो आपके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध सारे चक्र एक साथ में एक्टिवेट होते हैं, बैलेंस होते हैं एक ही झटके में, क्योंकि ये सबको इन्वॉल्व कर रहा है।
जो फिजिकल जो फर्क पड़ता है वो क्या होता है कि जब हम गहरी सांस भरते हैं तो क्या होता है कि वो जो अंदर एयर गई हुई है, हम चाहते हैं कि वो हमारी पूरी बॉडी के एक एक सेल में पूरी तरह एब्जॉर्ब। बिना गहरी सांस लिए एक तो पूरी ऑक्सीजन ही नहीं जाके दे रही है आपके अंदर। जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसमें हमारे लंग्स पूरे नहीं भर पाते। आप हैरान होंगे कि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो एक सांस में 4 लीटर की। अगर आप सांस पूरी नहीं लेते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार में 4 लाख कमाने के लायक हैं, लेकिन आप 50,000 कमा रहे हैं। या अब कितना बड़ी उसमें को फर्क पड़ रहा है। तो एक तो हम ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर पहुंचा पाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि इस ऑक्सीजन को हमारा पूरे के पूरे जितने अरबों सेल्स हैं वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जब तक एब्जॉर्ब ना हो तब तक तो कुछ बात नहीं बनती ना। जल्दी से अगर चला गया, जैसे आप लोग जब रोटी बनाते हैं तो रोटी को उस हीट को कुछ देर एब्जॉर्ब करना है। आप लोगों को बनाने वालों को सबको पता है 10 सेकंड या 20 सेकंड अगर वो सिकेगी नहीं तो उस हीट का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। या जब आप केक बनाते हैं तो उसका भी एक उसका मिनिमम टाइम है, इतनी देर आपको अवन चलाना ही पड़ेगा। अगर 1 मिनट भी वो कम रहता है तो फिर आपका केक कच्चा रह जाता है। तो उसी तरह से पहली बात हम पूरी ऑक्सीजन लेते नहीं, और दूसरे शैलो ब्रीदिंग होने की वजह से उसको पूरा सारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। इसीलिए हम मर्म अनुसंधान कर रहे हैं कि उस वक्त तो मजबूरी है। जब आप मर्म वाला खास तौर पे करें तो उससे क्या हो रहा है कि कॉन्शियसली आप सांस शरीर के अलग अलग अंगों से ऐसा कर रहे हैं कि वहां से वो अंदर आ रही है। आम आदमी की सांस यहीं से आ रही है। जब हमारा फोकस वहां पे है तो उसके आसपास के इलाकों में उसका फ्लो बेटर होगा। वेरेवर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस। तो हम उसको शरीर को 16 हिस्सों में बांट के उन जगह पे अपनी एनर्जी को ज्यादा देने पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सांस नाक से ही आ रही है, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस उस इलाके में है तो उसकी वहां पे फायदा। अब आइए आप रेचक करने पे, जब आपने पूरी सांस छोड़ी हुई है, जब आप सांस छोड़ के बैठे तो अब आपकी बॉडी में वैक्यूम क्रिएट होगा। उससे क्या फायदा होगा? हमारे जो सेल्स होते हैं वो हमारे शरीर में तो पानी भरा हुआ है, 70% तो हम पानी लिक्विड के बने हुए हैं ना। इस लिक्विड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली हम अपने समुद्र में तैर रहे हैं। 70% पानी का मतलब समझिए आपके वजन का 70% पानी है। तो हमारे जो अरबों सेल्स हैं वो छोटे छोटे गुब्बारों की तरह उसके बीच में तैर रहे हैं। उन गुब्बारों को हम अपनी खून की नाड़ियों के जरिए ऑक्सीजन भी पहुंचा रहे हैं, और आपने जो न्यूट्रिशन बनाई है अपने खाने से वो भी पहुंचा रहे हैं, जो इनके अंदर पहुंचा दी जाती है। उससे अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको उसको कन्वर्ट करके इन दो चीजों को हम बात कर चुके हैं इस बारे में। एक चीज बनानी पड़ती है, इसको एटीपी कहते हैं। ये काम जब होता है तो उसमें से दो गंदगियां बचती हैं। एक उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है वो पानी है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। जब भी आपकी सांस आपके सेल्स में जाती है तो वो आपके भोजन को न्यूट्रिशन में बदल दे, आपकी न्यूट्रिशन को एटीपी में बदल देती है। और ये काम होते वक्त दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहते हैं। जैसे आप जब भी आग जलाते हैं
तो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, धुआं और राख। उसी तरह से यहाँ पे हमारे ये दो बाई प्रोडक्ट बन गए। इस दोनों बाई प्रोडक्ट को हमको पूरी तरह से अपने सेल से बाहर निकालना है। जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सेल के अंदर घुसाना जरूरी है, उतना ही जो फिर वहां पे अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, उसको बाहर निकालना भी जरूरी है ना। पुराने टाइम में जो अंगीठियां होती थी उसमें आग ऊपर जलती थी, नीचे स्पेस होती थी ताकि उसकी राख नीचे इकट्ठी हो जाए और फिर उस राख को निकालना पड़ता था। अगर आप अंगीठी से या चूल्हे से राख नहीं निकालेंगे तो आग जलाने को जगह नहीं होगी, आग ठीक से नहीं जल सकती। तो हमको अपने इन अरबों खरबों सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। निकल रही है, ऐसा कोई शक नहीं कि निकल रही है, लेकिन पूरी नहीं निकल पाती। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर उसके एक्यूमुलेट होती जाएगी, उतना ही आप कमजोर, बेचैन, घबराहट फील करेंगे। आपने कई बार कईयों को कहा होगा, मैं टेस्ट तो सारे कराया हूं लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बीमारी तो अलग चीज है, लेकिन ये अक्सर आपने महसूस किया होगा इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते कि गड़बड़ है कुछ। और अगर महसूस नहीं किया तो उसका कारण ये है कि हमने उससे बेटर देखा ही नहीं। जब हमने बेटर हेल्थ देखी है, तभी तो हमको लगेगा ना कि हम कमजोर हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हम तो पिछले दिन भी, कल के दिन भी ऐसे ही थे, पिछले हफ्ते भी ऐसे थे, 5 साल पहले भी ऐसे थे। तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो रही है। और जितनी वो अक्यूमुलेट होगी, उतनी ही ना केवल आपकी तबीयत बेचैन रहेगी, बल्कि उतना ही आपको या तो घबराहट होगी और या उतना ही आपको क्रोध आएगा। जब भी आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो और जब भी आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो, तो ये मान के चलिए कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रही है। जब आप वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो मजबूरन उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना पड़ता है। आपके घर में अगर वैक्यूम क्लीनर है तो आपने देखा होगा, वो सखी ऐसे करता है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है और आपके कारपेट में जो मिट्टी घुसी हुई है वो खींच के बाहर आ जाती है। जहां पे भी वैक्यूम होता है वहां चीज उठ के पहुंच जाती है। तो जब आपने सांस छोड़ी हुई है और वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, तो आपके सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर वेपर्स को मजबूरन निकलना पड़ता है। इसको कभी आजमा के देखिएगा। अपने चश्मे को, अगर आप चश्मा लगाते हैं या कोई भी शीशा, वो लेके सामने रखिएगा, क्या होता है? भाप निकलती है। ये कहां से आ रही है? वही जो हम क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारे शरीर में बाई प्रोडक्ट बन रहा है, वही तो आ रहा है। आप सोचिए तो सही। वो अच्छा, उस दिन एक दिन ट्राई करके देखिए, 5-6 घंटे पानी मत पीजिए, लेकिन यूरिन आपको फिर भी आएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो बन ही रहे हैं। ये जो आपके वाटर वेपर्स हैं, ये तो बनते रहेंगे। उसको निकालने के लिए हम ये कुंभक और रेचक करते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5 मिनट के लिए। पहले जोर से पूरी ताकत लगा के सांस छोड़ते जाइए, पेट को सिकोड़ते जाइए। जब पूरी तरह से पेट सिकुड़ जाए तो फिर अश्वनी मुद्रा कर लीजिए और गले को नीचे लगा लीजिए। थोड़ी देर रोक के रखिए, जितना आपसे रोका जाए। फिर छोड़ते वक्त क्या करना? उल्टा चलना है। गला पहले सीधा कर लेना, सांस लेनी शुरू करना और साथ साथ में ही आपने अश्वनी मुद्रा को छोड़ना शुरू कर देना। अब जब छोड़ दिया है तो अब पेट को भरना शुरू करें। जितना भरा जाता है भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। जब पूरा भर जाए तो फिर अश्वनी मुद्रा कर लीजिए, यानी मूल बंद लगा लीजिए और गले को फिर नीचे कर लीजिए। तो 2 बार होगा। एक बार भरे में और एक बार खाली करने को 1 सेट माना जाता है। आइए हम 3 सेट करके इसके देख लेते हैं, ताकि आपको अपने मसल्स को कंट्रोल करना आ जाए। ब्रीद इन और ब्रीद आउट की काउंट करता हूँ। देखिए, जो आइडियल होती है, बिल्कुल आइडियल जाती है, वो होती है 4, 6, 8।
You inhale to the count of 4, Okay. hold to the count of 6, and exhale to the count of 8. ये स्टार्टिंग स्टेज होती है. Then you keep on increasing. जितनी आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो आप उसको 4, 7, 9 पे ले आते हैं. बेसिकली 1.5 गुना करते चले जाते हैं, 50% इंक्रीज करते चले जाते हैं. आइए शुरू करते हैं. तो एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मूल बंद, जालंधर बंद, लगाइए जालंधर बंद, जालंधर बंद, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6. Start inhaling and release the band. Release the band. 1, 2, 3, 4. You get the picture? हमको इनहेल ज्यादा लंबा नहीं करना है. इनहेल आराम से हो सकता है. अब काउंट के चक्कर में क्या होगा कि आप उलझ जाओगे. किसी की कोई स्पीड है, किसी की कोई स्पीड है. आप अपना फोकस ये रखिए कि आपका एक्सेल जो है वो इनहेल से ज्यादा लंबा हो. दुगना हो जाए तो बहुत अच्छा है. पहली बात तो इनहेल ही नॉर्मल से लंबा रखिए और उसके बाद में एक्सेल को तो और लंबा कर दीजिए. ऐसे ही होल्ड को भी जब तक आपसे रोका जाए उसको रोक के रखें. वही क्षण अपने हैं. मेडिटेशन में क्या होता है कि जैसा हम उसमें भी जो वेद पे जो हमारी थर्सडे को टॉक होती है उसमें भी बात हो रही थी. जो ट्रांजिशन होती है ना, जब आपकी आने वाली सांस जाने वाली सांस में कन्वर्ट होती है, वो बीच का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मंदिर में पूजा का टाइम कौन सा होता है? जब 2 काल मिलते हैं, दिन रात मिलते हैं, तो संध्या पूजन पे आप लोग जाते होंगे. ऐसे ही सुबह जब अर्ली मॉर्निंग, आपने कभी उज्जैन जाके अगर भीड़ देखी है महाकाल के मंदिर में या और मंदिरों में, 4 बजे की आरती में कितनी भीड़ होती है, क्योंकि उस वक्त में रात दिन में कन्वर्ट हो रही है. तो हमारे पास उसको, वो जो इनहेल और एक्सेल के बीच का टाइम है वो हमारा गोल्डन पीरियड है. हम उसको लंबा कर रहे हैं. तो होल्ड के पीरियड को हम लंबा करते जाएंगे. हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना सांस रोक सकें, वो हम दिन भर के कामों में नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करें. ठीक है. आइए एक छोटी सी बात. अरे अभी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है. अब योगा पे आ जाते हैं. ये तो आप खुद कर सकते हैं. थोड़ा सा योग कर लेते हैं और फिर उसके बाद घुटने मोड़ के एड़ियों को जितने हिप्स के पास रखा जा सके रख लीजिए और ऊपर उठते जाइए और वहां जाके स्टेबल हो जाइए. ध्यान गले पे रहेगा. सेतु बंधासन और बन गया. शांत लेट जाइए. हाथ कमर के पास. अब हथेली से लेके कोहनी तक के हिस्से को जमीन पे रहने दीजिए और अपने हाथों को ऊपर उठाइए ताकि आपकी कमर भी ऊपर उठ जाए. और जब उठ जाए तो सर का ऊपरी हिस्सा नीचे लगा के लेट जाएगी.
मत्स्यासन और फिश पोज। वैसे तो इन आसनों का नाम उन जानवरों के नाम पे रखा गया है, उन प्राणियों के नाम पे रखा गया है जैसे हम उस वक्त नजर आते हैं। गुरुजी ये वाली दोबारा बताएंगे जरा? हाँ हाँ, दोबारा बता देते हैं। पहले आप सीधे लेट गए, मेरा सर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं और इधर हो जाता हूँ, पैर तो इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ अब ठीक है, शांत लेट गए। अब हमको हथेलियों से लेके कोहनी तक की चीज को तो यही लगे रहने देना है और ऊपरी बाजू को ऊपर उठाना है ताकि हमारी कमर जो है हवा में चली जाए। जब वो ऊपर उठ जाए तो फिर हमने अपनी गर्दन को पीछे गिरा लेना है ताकि हमारे सर का ऊपरी हिस्सा जमीन से लग जाए। यहाँ से पहले उठे, उठते चले गए और सर को पीछे लगा दिया। क्योंकि इस पोजीशन में ऐसे लगता है जैसे मछली लेटी हुई हो, तो इसलिए इसको मत्स्यासन कहा जाता है। अब ये हमारे अपने शरीर पे है कि हम सिंपल फिश नजर आते हैं कि वेल फिश नजर आते हैं, वो तो हमारे शरीर पे है। जैसे हम फिश बने हुए हैं वैसे तो नजर आएंगे, वो अलग बात है। ये हो गया हमारा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वैसे तो नाम रखा गया है उन प्राणियों पे जिनसे हम मिलते जुलते हैं, लेकिन ये भी विश्वास माना जाता है कि जो 84 लाख योनियों का चक्कर होता है जिसमें हम जाते हैं, तो जिसके आसन हम करते जाते हैं उसमें जाने से हम बच जाते हैं। तो अगर आप मत्स्यासन करते हैं तो फिश बनने का चांस कहते हैं कम हो जाता है। मैं अगर आपको इन बातों में विश्वास है तो इसलिए आप अपने एक योनि भी बचा सकते हैं। आइए अब सांप बनने से बच लेते हैं। शांत लेट जाते हैं, हथेलियां कंधों के पास, कोहनियां आसमान की तरफ, और यहां से ऊपर उठना है हमको। ट्रिक ये है कि मिड पोर्शन यानी पेट का निचला हिस्सा जमीन से छुआ रहे और हमारी कमर पीछे को बेंड करे। देखिए पहले मैं आपको गलत करके बताता हूं। अब मैं यहाँ पे हो गया हूं तो इससे मुझे दबाव कमर में नहीं आ रहा, ना ही मुझे गले में फायदा मिल रहा है। मेरा ये हिस्सा जो पेडू है, पेडू या जेनिटल एरिया जमीन से टच रहना चाहिए। ये आपका भुजंगासन हो गया। और एक योनि से जिससे हमको सबको बचने की कोशिश करनी चाहिए वो है डॉग पोज, अधोमुख श्वान आसन। श्वान संस्कृत में कुत्ते को कहते हैं, अधोमुख मतलब मुंह नीचे, श्वान आसन कुत्ते वाला पोज। ऑल फोर्स पे चले गए। बस अब अपने सिर्फ घुटनों को ऊपर उठाते जाना है, उठाते जाना है और नीचे देखना है। थोड़ा आगे वॉक कर जाइए ताकि पूरी पैर तलवा जमीन से लग जाए। चलिए आज इतना ही रखते हैं।
कैमरास बंद कीजिए, ध्यान की तैयारी शुरू करते हैं। किसी कुशन पे या गद्दी पे शांत बैठें, सुखासन में, पद्मासन में या पैर सामने फैलाकर। उत्तर दिशा में बैठ सकें तो बहुत अच्छा है। हाथ गोद में, एक दूसरे पर हथेलियां या घुटनों पर, अंगूठे और तर्जनी पहली उंगली आपस में उनके सिरे मिले हुए हों। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्के से बंद, शरीर शांत, सांसें शांत, मन शांत। गहरी सांसें भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। जब भी सांस छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। अपने ये पूरी उम्र के साथी को ध्यान से देखें। शरीर जहां पर किसी चीज को छू रहा है वहां पर कैसे अनुभव है, और जहां नहीं छू रहा वहां पर कैसे। सर में जहां पर बाल है वहां पर कैसा अनुभव, बाकी के शरीर में कैसा। और जो लोग कपड़े पहनकर कर रहे हैं वो ध्यान दें कि जहां पर शरीर ढका हुआ है वहां पर क्या, और जहां पर ढका हुआ नहीं है वहां पर क्या। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। माता पिता पूर्वजों का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा आंखों में लाकर प्रार्थना करें कि ध्यान के समय आपकी सहायता करें, अंग संग सहाय रहें। गहरी सांसों पे लौटें, सांस भरते वक्त पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते वक्त पेट को सिकोड़ दें। ध्यान गले पर लेकर जाएं। उज्जयी प्राणायाम करना है, यानी सांस लेते वक्त भी अंदर गले को संकुचित करके, तंग करके एक हल्की सी आवाज के साथ सांस लेनी है, और हम का उच्चारण करना है। और जब सांस छोड़ें तब भी गले को छोटा करके उसमें हम का उच्चारण करना है। इस तरह से 21 बार करें। उसके बाद अगर मेरे दोबारा माइक ऑन करने से पहले आपका खत्म हो जाता है तो ध्यान को हार्ट पे रख के शांत, मतलब गले में रख के उसको शांत वहां पर देखते रहें कि गले में क्या चल रहा है। अगर नीला रंग नजर आता है तो भगवान की कृपा,
अगर वो एक घूमते हुए गोले की तरह नजर आता है तो और भी अच्छी बात। शुरू कीजिए।
अंगूठे गीले करें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें। और अच्छा हो कि कम से कम जब आप सांस निकाले हुए हैं उस टाइम तो पक्का ही महाबंध लगाएं, यानी मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। और अगर भरे में भी लगा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। 21 बार करिए, समय आप चाहे ज्यादा ले लीजिए, तो करिए।
हल्के से शांत होकर लेट जाइए। सर उत्तर की दिशा में हो तो अच्छा। गुरु से प्रार्थना कीजिए अंग संग सहाय रहने के लिए। एक एक करके 16 के 16 मर्म स्थलों पर स्वर्णिम सांसें लेकर जाइए, और उसके बाद भी समय बचे तो फिर पूरे शरीर में एक साथ, अगर शरीर के किसी भाग में किसी तरह की बीमारी या दर्द हो तो ज्यादा सांस वहां लेकर जाएं, और अगर मन में कष्ट हो तो ज्यादा सांस को अपने सर में और अपने दिल के अंदर लेकर जाएं। 16 के 16 जगह का पूरा कीजिए।
हल्के से बाईं करवट घूम जाएं। गर्भावस्था में चले जाएं और शरीर में आते हुए परिवर्तनों को महसूस करें। हल्के से उठकर बैठ जाएं। मन की शांति को चेहरे तक आने दें। परमपिता परमेश्वर का स्वरूप मन की आंखों में लाएं। धन्यवाद करें। माता पिता और पूर्वजों के स्वरूपों को एक एक करके आंखों में लाएं। धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप आंखों में। धन्यवाद। गुरु का स्वरूप दोबारा आंखों में। धन्यवाद करें अंग संग सहाय रहने के लिए उस हर व्यक्ति का स्वरूप जिसने आज का ध्यान करने में आपकी सहायता की हो। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि सभी का कल्याण हो। आंखों को कस के बंद करें। ढीली छोड़ दें। फिर कस के बंद करें। ढीली छोड़ दें। आखिरी बार फिर कस के बंद करें। ढीली छोड़ दें। आगे का आपको आता ही है तरीका कैसे हाथों को रगड़ना और आंखों पे लगाना, उसको 3 बार करें और उसके बाद थोड़ी देर शांत बैठे रहें। बाद में आज अपने शुभ दिन की शुरुआत करें। कल हम लोग फिर मिलते हैं।